बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग साख नियंत्रण के तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने दो तरीकों के बारे में बात किया, एक परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। फिर हमने चर्चा की कि क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक तरीकों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, जिसमें हमने उल्लेख किया बैंक दर या बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाजार की नीतियाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, दैट इज़ वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो। अब हम आते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले है बैंक दर की नीति। बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर होता है जिसमें कि केंद्र बैंक व्यवसाय बैंकों के प्रथम स्तर के बिलों का बट्टा करता है तथा उन्हें प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। केंद्रीय बैंक जब इस दर में वृद्धि या कमी करती है तो इस तरीके से वह साख का नियंत्रण या विस्तार कर सकती है। अगर वह वृद्धि करेगी तो साख नियंत्रण होगा और अगर कमी करेगी तो साख विस्तार। दूसरी थी साख का संकुचन। जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में यह देखता है, इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में यह देखता है कि साख की मात्रा अत्यधिक बढ़ चुकी है, इसकी वृद्धि बहुत अधिक हो सकती है, तो वो क्या सोचता है कि बैंक दर को अब बढ़ाना चाहिए। तब उसके पास जो विधि रहती है वो है परिमाणात्मक विधि, जिसके अंतर्गत वो ब्याज की बाजार दर में भी व्यावसायिक बैंकों की भी वृद्धि करती है। इसका एक प्रत्यक्ष कारण यह भी है कि बैंक दर में वृद्धि होने से व्यावसायिक बैंकों को केंद्र बैंक से मिलने वाले ऋण भी महंगे हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लिए फिर व्यावसायिक बैंक, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम लोगों पर कि हम लोग जैसे आम उपभोक्ता भी जब व्यावसायिक बैंक में ऋण लेने जाते हैं तो हमारे लिए भी ऋण महंगे हो जाते हैं। तो जिस तरीके से केंद्रीय बैंक ऋण महंगा करता है व्यावसायिक बैंक के लिए, उसी तरीके से व्यावसायिक बैंक ऋण महंगा करता है हमारे लिए। और अगर साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में देखेगा कि अगर साख की मात्रा जो है वो कम है, उसका विस्तार होना अनिवार्य है, तो वो बैंक दर को घटाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो दर से केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है वो घट जाता है। परिणाम स्वरूप उसका भी ब्याज दर जो हमारे लिए होता है वो घट जाता है और इसके द्वारा व्यावसायिक बैंक ऋण अपने साख का विस्तार करता है। बैंक दर की नीति में सफलता के लिए क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्तें यह हैं कि बाजार दर पर प्रभाव। जब भी केंद्रीय बैंक बाजार दर में परिवर्तन करे तो उसका प्रभाव ब्याज की बाजार दर पर पड़नी चाहिए, अन्यथा केंद्रीय बैंक के द्वारा साख में नियंत्रण करने की जितनी भी विधियाँ हैं वो प्रभावहीन हो जाता है। दूसरा है सुसंगठित मुद्रा बाजार, वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर की नीति अपनाने की सफलता तब मिलती है जब एक ऐसे अर्थव्यवस्था में हम हैं जो सुसंगठित है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज नहीं है या संगठित रूप से नहीं, सुसंगठित नहीं है, व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो बैंक दर की नीति प्रभावशाली नहीं होगी। तीसरी क्या है? अर्थव्यवस्था। जिस भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक यह नीति अपनाता है वो लोचशील अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मतलब बैंक दर में परिवर्तन होने का प्रभाव साख के संकुचन में या विस्तार में पड़ना चाहिए और उसके बीच में जितने भी प्रक्रियाएं आती हैं वो सब भी निरंतर चलनी चाहिए, तभी इसका प्रभाव दिखेगा। अंतिम जो है वो है मुद्रा का मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। बैंक दर की सफलता के लिए यह भी आवश्यकता है कि पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में भी फ्री होना चाहिए, वो फ्री फ्लो होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब बैंक दर की नीति सफल होगी या नहीं होगी या इसकी सीमाएं क्या होगी, यह बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती हैं। पहले क्या है? बैंक दर में परिवर्तन का ब्याज की बाजार दर पर सर्वथा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैंक दर की नीति अभी जो ऊपर हमने कारण पढ़े हैं उनकी होने पर ही यह सफल होती है और इनमें से कुछ भी अगर सही नहीं हो तो ये सफल नहीं होती। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में हम देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक का केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग नहीं बन पाता, उनका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो है, आपसी सहयोग जो है वो नहीं जम पाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी
नीतियाँ अपनाई जाती हैं व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने के लिए, वो प्रभावशाली नहीं होता है। तीसरा क्या है, बैंक दर में कमी अथवा वृद्धि करने से साख की मात्रा में कमी या वृद्धि होगी, यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते और इसका भी कोई आनुपातिक फॉर्मूला नहीं है। कम होगा किस अनुपात में होगा, बढ़ेगा किस अनुपात में होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हम ये किसी तरीके से कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं किया हुआ है कि इस तरीके से अगर इतना बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ेगा या इस रेशियो में घटेगा, इस रेशियो में बढ़ेगा। इसके बाद है अर्थव्यवस्था लोचशाली अगर हो तभी ये नीति अपना प्रभावशाली होती है, ये हमने ऊपर में चर्चा की। तो अगर वो लोचशाली नहीं होती है तो वो प्रभावहीन हो जाती है ये नीति। ठीक है, लोचशाली होने का मतलब क्या है कि हर एक चर जो है वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होने का मतलब क्या होता है कि वो चर रिएक्ट भी करना चाहिए, एकदम आइडल नहीं बैठे रहना चाहिए। आइडल बैठने का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी तरीके का अपने ऊपर प्रभाव नहीं दिखा रहा है, वैसी अवस्था में यह लोचशील नहीं होगा अर्थव्यवस्था। और बैंक दर में प्राय देखा जाता है कि ये मंदी काल में ये प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि मंदी काल में ज़्यादातर समय यह देखा जाता है कि ब्याज दर बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में साख की मांग में वृद्धि नहीं हो पाती। दूसरी जो विधि है वह है ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाज़ार की नीति। खुले बाज़ार की नीति के अंतर्गत केंद्र बैंक क्या करता है, खुला बाज़ार में क्रियाएं करता है। इस विधि के अंतर्गत को सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में अपनाया गया था। खुले बाज़ार की नीति का अर्थ होता है कि केंद्र बैंक मुद्रा एवं पूंजी बाजार में सरकार अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। इस खरीद और बिक्री में जब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, खुले बाज़ार में वो प्रतिभूतियों को अगर खरीदेगा तो वो क्या करेगा, मुद्रा का प्रभाव को बढ़ाना अगर चाहता है तब वो खरीदेगा और उसके एवज में मुद्रा देगा, और अगर मुद्रा का प्रभाव को घटाना चाहता है तो वो बेचेगा, जिससे कि लोग पैसा खर्च करके उस प्रतिभूति को खरीदेंगे और लोगों के हाथ में जो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, जो अत्यधिक मुद्रा जो लोगों के हाथ में है, वो उसका संकुचन कर लेगा, संपोषित कर लेगा। इस तरीके से खुले बाज़ार की नीति को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह केंद्र बैंक जो है प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम करता है खुले बाज़ार में। तीसरा जो है साख का विस्तार के समय भी ऐसा ही करता है, और साख के संतुलन के समय भी हमने इसकी चर्चा कर ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खुले बाज़ार की क्रियाओं की सफलता की मूलभूत शर्तें अगली क्लास में।